नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और सभी दलों के नेता चुनावी जनसभा और रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार यूपी में कैंपेन करने में लगे हैं। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के दौरे पर हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जनता के साथ संवाद को स्थापित कर रहे हैं। अब सीएम योगी लगातार लोगों को विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज सबसे पहले अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने आयुष चिकित्सालय और हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का शिलान्यास किया है। इससे पहले सीएम योगी ने राम सत्संग भवन का लोकार्पण भी किया और अयोध्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच भी पहुंचे। बहराइच में सीएम योगी ने 35.38 करोड़ की 98 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। अब इन विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के काम तो गिनवाए, उन्होंने विपक्ष को भी साथ में निशाने पर लिया। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा कि हम अयोध्या को विकसित करने में लगे हैं, लेकिन विपक्ष को इससे परेशानी है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार विकास के सहारे जनता के बीच खुद के पक्ष में माहौल बनाने में लगी है, तो विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहा है। लेकिन 2022 के दंगल को लेकर के सवाल बहुत हैं। अब हमने ये भी देखा है कि चुनाव के दौरान विकास की बातें होते होते बात जिन्ना और गन्ना तक भी पहुंचती है। सवाल ये भी है कि हमें इसी मुद्दे पर बहस करना है कि क्या यूपी चुनाव में बात सिर्फ विकास की होगी या फिर अभी गन्ना और जिन्ना के बाद कुछ और भी आना बाकी है। क्योंकि चुनावी टोन की जो सेटिंग है वो आते आते आप देखते हैं चुनाव के नजदीक बदलती है। हालांकि विकास की बात हर एक राजनीतिक पार्टी कहती है, लेकिन किस तरह से ग्राउंड के ऊपर जो मुद्दे तैरते हुए आपको नजर आते हैं वो बिल्कुल इससे इतर होते हैं। और यही वजह है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से अपने अपने वोट को लुभाने में, अपने अपने वोटर्स को प्रभावित करने के लिए इस तरह के मुद्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। फिर चाहे जिन्ना की बात हो या गन्ना यानी कि किसानों की बात हो, या फिर उन मुद्दों की बात हो, या फिर विकास की बात हो, या जिन वायदों को कर करके मौजूदा सत्ताधारी पार्टियां सत्ता में आई, उन्होंने कितना विकास किया, जनता को कितना उन्होंने लाभ पहुंचाया, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए इस वक्त उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा में जो सवाल उठ रहे हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या कुछ कहा गया, पहले इसको सुनिए। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भाइयों बहनों, राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है तो भगवान राम ने राम राज्य, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की थी, स्वतंत्र भारत में कैसा शासन चाहिए? राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला, किसी भी प्रकार के यानी जहां पर दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, अयोध्या भी पहुंचे, बहराइच भी गए मुख्यमंत्री, लेकिन कई बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने यहां पे किया। पहला आप ये देखें कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं तो विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है उनका। दूसरी तरफ वो तमाम बातें भी उठाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में यह संदेश देने की भी कोशिश है कि पिछली सरकारों के द्वारा क्या हुआ और मौजूदा सरकार ने क्या किया। और उन्हीं सब बयानों के बीच में कभी जिन्ना का भी जिक्र होता है, कभी अब्बाजान का भी जिक्र होता है। और इस तरह की बातें जब दोनों तरफ से आती हैं तब जनता उस पर क्या रिएक्ट करती है, यही उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनावों में हर बार देखने को मिलता है। लेकिन क्या मुद्दों के आधार पर विधानसभा के अंदर चुनाव होंगे? क्या जिन मुद्दों को उठा रही हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां, उससे जनता कनेक्ट हो पा रही है, या फिर जिस जात पाती की राजनीति हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा रहती है, उन समीकरणों को साधते हुए जो पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के इन चुनावी गणित को बिछाती हैं या उनमें जो वो सफलता पाती हैं, इस बार भी कमोबेश कुछ वही रहेगा। इसके लिए चुनावों तक का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी चुनावी रणनीति के साथ, और अपने संगठन को विस्तार देते हुए, उसमें मजबूती देते हुए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए, जनता के बीच में जाकर के अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों को कन्विंस करने की बात कही जा रही है। और इसलिए सभी तरफ आप चुनावी रैलियों में देख रहे हैं कि बातें प्रदेश की जनता के भले की हो रही हैं, लेकिन प्रदेश का
विकास कैसे हो, प्रदेश की जनता का कितना भला हुआ है, ये सवाल प्रदेश की जनता के जहन में है और प्रदेश की जनता इसका जवाब चुनावों में जरूर देगी। देखना यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां वायदे कर रही हैं उसमें जनता भरोसा किस पार्टी के ऊपर जताती है और इसलिए सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी विसात के साथ अपनी अपनी बातों के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। और अब इस बार भी उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर मुद्दे कौन से सबसे अहम रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको घूमता हुआ दिखेगा और उसका जवाब क्या रहेगा इन पार्टियों के पास में, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश से ही देश की यानी कि जो केंद्र की जो सत्ता है उसका भी रास्ता जाता है। और इसलिए भी आपने सुना होगा अमित शाह के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 24 में मोदी को लाना है तो 22 में योगी को जिताना है। और इसलिए ये खुद देश के गृह मंत्री के द्वारा कही गई बात है। उत्तर प्रदेश की महत्ता को आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, अगर आप देखें पॉलिटिकली भी सर्वाधिक सीटें, और इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्या विकास के मुद्दे पर इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा? लेकिन जिन बातों की बार बार यहां पर जिक्र हो रहा है या जिन बातों को बार बार हम लोग सुन रहे हैं, क्या इन मुद्दों की गूंज भी इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में रहेगी? आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। साक्षी दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। साक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका भी स्वागत है। राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। राजेश यादव जी, आपका भी स्वागत है। और अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। अजय शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। साक्षी जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग लगातार देखते हैं और विधानसभा चुनावों के बिल्कुल अंतिम तक आते आते जो मुद्दे हैं वो बदलते हुए भी देखते हैं और बहुत तरह की बयानबाजियां, बहुत तरह का इंपैक्ट भी जनता के बीच में डालती हैं। लेकिन इस बार अब्बा जान से लेकर के जिन्ना तक सभी बातों को हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन मुद्दे क्या हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों के इस बार, और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जा रही है जनता के बीच में, ये मैं आज आपसे समझना चाहूंगा। साक्षी जी, आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, आज ही योगी जी ने कहा है ये राम भक्तों की सरकार है। तो जब राम भक्तों की सरकार है तो राम राज्य आना, राम राज्य की ही बात होगी और राम राज्य बिना विकास के नहीं हो सकता। तो हमारा जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसमें जो हमारा विकास का कार्य है वही हम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 4.5 वर्षों से हम उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं हम उससे घर घर पहुंचाने में सफल भी हुए हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो विकास का ही रहेगा। देखिए, जिन्ना विन्ना की जो ये निकालते हैं, जिन्ना वगैरह लेकर आते हैं, ये सपा वाले लेकर आते हैं। इसकी भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्य किए हैं कि उसके आधार पर हम घर घर में हमारे लिए समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि जो अभी हमारी जन विश्वास यात्रा निकल रही है, 6 जगहों से निकल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए हर जगह भगवा ही भगवा लहरा रहा है। वो इसी कारण लहरा रहा है क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे कार्य कर दिए हैं जो 70 वर्षों में आज तक नहीं हो पाए थे। चाहे पक्के मकान की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे फ्री बिजली कनेक्शन की बात हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात हो, हर तरीके से बुनियादी सुविधा के साथ साथ। चलिए साक्षी जी, क्योंकि मुझे पता है कि ये सवाल अभी इस चर्चा में फिर से दोबारा उठेगा, कोई 4-5 काम ऐसे बड़े जिसको आपको लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होंगे और जनता इसी पर भरोसा करते हुए आपको वोट दे देगी, क्योंकि अभिषेक जी ये सवाल अभी आपसे पूछने वाले हैं। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूं आप पहले जवाब दें। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अभी एक काम नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज की बात करती हूँ तो अभी हाल ही के काम बताती हूँ। मैं 8 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए। एयरपोर्ट की बात करूँ तो अभी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए। उसके अलावा जब हम लोग आए थे सरकार में सिर्फ 2 एयरपोर्ट यहाँ पे संचालित थे, इस समय 8 संचालित है। मतलब जो एक कुशीनगर का तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाकी हमारे नेशनल एयरपोर्ट्स हैं। उसके अलावा मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करना चाहती हूँ क्योंकि अभी ये बोलेंगे कि उसका हमने लोकार्पण भी किया, उसका हमने शिलान्यास भी किया, लेकिन फिलहाल सब दुनिया जानती है, एटलीस्ट उत्तर प्रदेश तो जानता ही है कि माननीय योगी जी ने उसे बनवाया है। उसके अलावा काशी कॉरिडोर की मैं बात करती हूँ, अभी हाल ही के एग्जाम्पल मैं इनको दे रही हूँ। वर्षों की तो जरूरत ही नहीं है कि कितने करोड़ हमने घर दे दिए, कितने करोड़ हमने शौचालय दे दिए। डॉक्टर अभिषेक राय, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कोरोना वैक्सीन की बात करूंगी जो इन्हें सबसे ज्यादा चुभती है। तो कोरोना वैक्सीन भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उसका क्रेडिट आप लोग मत ले लीजिएगा। तो ये 5 काम बड़े बड़े हैं। नहीं ठीक है, मुझे लगता है उसका क्रेडिट भी हम लोग वैज्ञानिकों को दे दो तो ज्यादा बेहतर है। साक्षी जी, वो वैज्ञानिकों ने, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका रिएक्शन। मैं साक्षी बहन की बात सुन रहा था, हंसी आ रही थी। अभी कोरोना वैक्सीन की ये क्रेडिट ले रही थी जिसको भारत सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया और 28 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच गए तो उसका भी क्रेडिट ये लेना चाहती है। डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिकों के श्रेय। साक्षी जी, अब अभिषेक जी को सुनते हैं, एक एक करके सारे लोग एक एक करके बोले। देखिए
एक एक करके बोले, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे ताकि सबकी बात एकदम क्लियर आए। अभिषेक जी, अभी अभिषेक जी का समय। प्लीज सुन ले यार, डॉक्टर मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आप कोरोना वैक्सीन का भी श्रेय लेना चाहते हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने डेवलप किया और भारत सीरम इंस्टीट्यूट और क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिक कंपनी ने एस्ट्रोजीनिया कंपनी ने साथ में मिलकर बनाया, उसका भी क्रेडिट लेती है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां घूमने चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को डेट बता रहा हूं, सुन लीजिए, आपकी सरकार ने हलफनामा डाला था, सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा डाला था कि कोरोना वैक्सीन डेवलप में 11 मई तक भारत सरकार का 1 पैसे का योगदान नहीं था, 1 पैसे का। आप ऐसी बातें करती हैं। अभी आप राम भक्त की बात कर रही थी, सुन लीजिए प्लीज, अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं, सुन तो लीजिए बहन, जवाब दीजिएगा, तसल्ली से दीजिएगा, लंबी डिबेट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राम भक्त की बात करती हैं, उसी संजय निषाद के साथ गठबंधन करती हैं, उसमें अमित शाह जी भी जाते हैं, अंबानी योगी जी भी जाते हैं, जो प्रभु श्री राम के जन्म के ऊपर जिसने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, सबको आपत्ति है, जो भी हिंदू होगा उसको आपत्ति होगी। उस पर क्या कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर लें, वो हनुमान जी की जाति बताने का काम करते हैं, सबको पता है, कोई प्रभु श्री हनुमान और प्रभु श्री राम की जाति बताएगा? तो ये सबको समझ में आना चाहिए। मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, आप लोग एक रटा रटा डायलॉग रट के आते हो, 70 साल। मैं कहता हूँ बहुत कैलकुलेटिव आदमी हूँ। मैं पूछता हूँ, देश को आजाद हुए 75 साल हुआ, उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट थी, आपकी 2 साल की उसकी भी गवर्नमेंट थी, 7 साल से नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं, तो कहाँ 70 साल? कम से कम जुमलों से बाहर निकलो, कम से कम फैक्ट पे काम करो, जनता के लिए काम करो। जितना आप लोग दुष्प्रचार करते हो उसका 10% काम अगर जनता की भलाई के लिए कर दिया तो शायद इस उत्तर प्रदेश का और शायद इस देश का भला हो जाए। लेकिन आप लोग को क्या है, रटे रटाए भाषण रटते हैं। जो मैनिफेस्टो आपको दे दिया गया, आपका मैनिफेस्टो आपने पढ़ा नहीं। 4.5 लाख रोजगार दे के 70 लाख का वादा किया था, वो पूरा किया नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब लगा कि हार होने वाली है, 378 दिन किसान बैठे रहे, 700 किसानों की शहादत हो गई, तब आके देश के सामने माफी मांग ली और बिना उसके क्या कहते हैं चर्चा के वो बिल वापस ले लिया, बिना चर्चा के ही वो बिल वापस पेश हुआ था। तो ये सब दिखाता है आपकी तानाशाह सरकार है। आप जितना काम विपक्षियों को दबाने में लगाते हो ना बहन, उतना काम अगर देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए लगा दो तो शायद इस उत्तर प्रदेश। ठीक है अभिषेक जी, इसीलिए तो चुनाव होते हैं ना हर 5 साल के बाद कि सबका फैसला होता है। अजय शुक्ला जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बात, आपने इतना हमें जोड़ने की कोशिश करी जी। और जिस तरीके से हमारी बहन ये कह रही थी कि रामराज, अरे रामराज अगर नहीं आता तो आप भी नहीं होती। आज योगी जी और मोदी जी क्यों चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर? जब से हमारी बहन प्रियंका जी ने यूपी की बागडोर संभाली है तब से इन लोग का तहलका मच चुका है। और आप समझ लिए आने वाला समय जिस तरीके से इन्होंने पूर्वांचल में इन्होंने अपनी जोर आजमाइश करी है, पूर्वांचल ही इनका बिल्कुल आखिरी कील की ताबूत होगा। क्यों इन जरूरत पड़ गई इनके लिए मोदी जी को और योगी जी को अपने काम बताने की? पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से इनकी स्थिति थी। आज स्थिति इनकी खराब हो चुकी है। इन्हें मालूम है कि हम जाने वाले हैं। हमारी बहन प्रियंका जी, हमारे राहुल जी ने जिस तरीके से पीड़ा उठाया है, राहुल जी ने कोरोना में भी कहा था कि मोदी जी कोरोना आने वाला है, मगर इन्होंने नहीं सुनी। जब इस किसानों का मसला आया तो राहुल जी ने हमारे कहा था कि आप मोदी जी आपको ये वापस लेना पड़ेगा। उनकी बात को इन्होंने मजाक बनाया, मगर आज जो राहुल जी ने कहा वो इनको मानना पड़ा। और आज राहुल जी ने और प्रियंका जी ने पीड़ा उठा लिया है। आने वाला समय कांग्रेस का है, सब पूरी जनता जानती है। कोई राम के नाम पे, कोई किसी मस्जिद के नाम से कोई वोट बैंक नहीं, कुछ नहीं। आदमी विकास चाहता है, आदमी चाहता है मेरा घर अच्छा रहे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, परीक्षा हुई, क्या कारण हुआ? कितने हमारे खिलवाड़ हुआ हमारे लोगों के संग? कोई नौकरी नहीं है। आज मैं सेंट्रल से पूछना चाहता हूँ कि रेलवे में कितनी भर्तियां करी? 2017 में आपने कहा था कि नौकरियां लगेंगी। आज तक जो 17 में इन्होंने एग्जाम लिए उसके रिजल्ट तक इन्होंने आउट नहीं किए। कहां आप विकास की बात करते हैं? आप विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस अब खड़ी हो गई है। कांग्रेस नहीं, ठीक है अजय जी, कांग्रेस तो खड़ी हो गई है, लेकिन वो खड़ी होते हुए लड़ेगी कैसे? इसीलिए मैंने पहले ही पूछा कि मुद्दा क्या है कांग्रेस का। मुद्दा बताएं मुझे। और जनता 32 साल का सूखा कांग्रेस का कैसे खत्म करेगी? भाई अखिलेश यादव जी भी तो कह रहे हैं ना कि हम वापस आ रहे हैं, सीटें तो 400 ही हैं। बॉस आप ये बताइए, कहां थे अखिलेश यादव? आज से 1 महीने पहले कहां थे? 6 महीने पहले कहां थे? अब इन्हें पता है
जब छापे पड़े, अब उस दिन से हमारे अखिलेश जी भी बिल्कुल चुप बैठे। उन्हें बताना पड़ेगा कि विकास के नाम से आप कैसे, हम लोग विकास के नाम से वोट हमें कर, ठीक है हमारी गलतियां हो सकती हैं। आज जनता समझ चुकी है कि हमने कांग्रेस को ना लाके हमने धोखा किया है। अब वो कमर कस चुकी है कि कांग्रेस को विकास के नाम से, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारा दुख और दर्द दूर कर सकती है, बेरोजगारी दूर कर सकती है, हमारी महिलाओं का जो पीड़न है वो दूर हो सकता है। सिर्फ कांग्रेस के राज में सब चीजें। चलिए अजय जी, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को एग्जाम्पल भी रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में सरकार आप चला रहे हैं, सबका अगर विकास वहां कर दिया होगा तो जनता उत्तर प्रदेश की भी आपके साथ जुड़ेगी। राजेश यादव जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आप लोग तो हमेशा कहते हैं कि आप लोग मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। अब तो उसी परिपाटी पे कांग्रेस भी कह रही कि हम तो ये भाई जाति पाति इन सब पे हमारा भरोसा नहीं है, हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम नौकरी देंगे, और इसी पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दा है? आम आदमी पार्टी का मुद्दा बिल्कुल खुला है, बिल्कुल ओपन बुक है हमारी। और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, वृद्धा पेंशन से लेकर के और शहीदों को एक मुश्त 1 करोड़ की राशि, ये सारे हमारे जो कार्यक्रम दिल्ली में चल रहे हैं, लगभग हम उन सारे कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में लाने की योजना में है। और हमने अभी घोषणा भी किया हुआ है उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, और साथ साथ बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हम कर रहे हैं। और साक्षी बहन को मैं सुन रहा था, मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहूँगा कि राम राज्य में मैंने तो ये नहीं सुना था कि कभी चंदे की चोरी हुई हो। राम राज्य में मैंने ये नहीं सुनेंगे आप, यहाँ भी नहीं हुई है, सुना था कि खेत के खेत राम राज्य में चरा दिए जा रहे हों। मैंने राम राज्य में ये भी नहीं सुना था कि किसान सड़कों पे साल भर से धरना प्रदर्शन करे। राम राज्य में मैंने ये भी नहीं सुना था कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो और राम राज्य में सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हो। किस राम राज्य की बात आप करते हैं? आपकी कथनी और करनी ये दोनों जनता देख रही है, भुगत रही है, भोग रही है। आप महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपके पास केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, सूबे में इतनी बड़ी सरकार आपको मिली, लेकिन आपने जनता को दिया क्या? आप चुनाव में आए हैं, आप अपना परिणाम आप पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन मुद्दों की बात आपने कही कि मुद्दों की राजनीति कैसे होगी, मुद्दों की राजनीति, जो सरकार सत्ता में है वो मुद्दों से लोगों को शुरू से अपने आने के बाद से ही भटकाना शुरू की, और आज चुनाव में भी भटकाने की कोशिश कर रही है। आपकी जन विश्वास यात्रा निकल रही है, सुपर फ्लॉप्स हो जा रहा है। आप देख रही होंगी कि जितना विरोध इस जन विश्वास यात्रा का हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज किस पायदान पर खड़ी है उत्तर प्रदेश में। मैं बहुत ही माफी के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, आपके सामने एक बहुत अच्छा अवसर था। आप चाहे होते तो जनता का भला करके आप फिर से दोबारा सत्ता में आते, लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आपका शो खत्म होने जा रहा है। ये चुनाव आपका जो आपका ये सारा भुगता है जनता ने, वो आपको परिणाम देने जा रहा है। साक्षी जी जवाब दें। जी, सबसे पहले तो मैं सपा के जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं उनकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ कि वो अभी बोल रहे थे 70 साल के लिए, तो भले ही उसमें बीच में हमारी भी सरकार रही हो 4-5 साल, लेकिन 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए थे, मतलब लोगों को गरीबों को पक्के मकान हो या महिलाओं के लिए शौचालय हो और बिजली जो अंधेरा अभी 70 वर्षों बाद भी लोग अंधेरे में रह रहे थे, उन तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो, गैस चूल्हा अभी तक नहीं मिला था उन्हें, वहां तक गैस कनेक्शन पहुंचाने की बात, तो मैं उनके लिए 70 वर्ष बोल रही थी। इसके अलावा मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे प्रियंका जी अब चक्कर लगा रही है। अब चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें तब लगाना चाहिए था जिस समय उनकी सरकार केंद्र में थी, या फिर ये कह लीजिए उनकी माता जी या भाई यहाँ पे सांसद थे। उस समय तो लापता के बोर्ड लगते थे, जैसे कि अभी अखिलेश जी के लग रहे हैं आजमगढ़ में, वैसे ही आपकी प्रियंका सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के लगते थे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ, 70 वर्षों में एक एम्स क्या उत्तर प्रदेश की जनता का हक नहीं था कि एक एम्स उन्हें मिल सके? यहाँ से दिल्ली इलाज करवाने जाना पड़ता था, क्योंकि इसके बावजूद क्योंकि गांधी परिवार का हमेशा एक ना एक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुना जाता रहा 70 वर्षों तक, तब भी हमें इलाज के लिए बाहर दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता था। अभी अब बात आती है आम
आम आदमी पार्टी की। तो मैं देखिए वहां जो आप दिल्ली की जब आप बात करते हैं तो दिल्ली में आपको बनाए बनाए स्ट्रक्चर मिल गया था, आपको बस मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी। उसके अलावा वहां भी आपने रोते रोते सरकार चलाई है। और जिस राम मंदिर की अब आप चक्कर लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की देखा देखी, वहां के लिए आप एक बार आपके जो आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था मेरी दादी नानी बहुत दुखी होती है अगर देखती राम मंदिर बन रहा है, वो चाहती यहाँ पे स्कूल बन जाए। तो भाई यहाँ पे स्कूल भी बन रहा है, राम मंदिर का भी भव्य निर्माण हो रहा है और आप लोग को भी वहां के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए आस्था का केंद्र है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, आस्था का केंद्र है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो। हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने धर्म को भी सुरक्षित रखना जानते हैं और वही कार्य कर रहे हैं। और जनता जानती है कि हमारे जो कार्य थे वो उनके घर लेकिन तक साक्षी जी, जब आप लोग चुनाव में जाएंगी तो मैनिफेस्टो के जो वायदे हैं उनमें कितने पूरा किए गए ये तो जनता आपसे पूछेगी ना, क्योंकि एक नया मैनिफेस्टो भी आप लेकर के आएंगे। और बहुत बेसिक सवाल यहाँ पर ये थे कि एक तो महंगाई बड़ी है, इसको आप लोग जनता के बीच में कैसे इनको कन्विंस करेंगे। युवाओं को अगर आपने कहा कि आप 70 लाख नौकरी देंगे, आप कह रहे हैं कि आपने 4.5 लाख दी है, तो ये कैसे जनता क्यों जुड़ेगी आपके साथ? आपको अपना मैनिफेस्टो भी तो दिखाना पड़ेगा ना। हम लोग करते हैं तो रोजगार में हम बोलते हैं 4.5 लाख हमने सरकारी नौकरी दी है, उसके अलावा 3.5 लाख हमने संविदा पे नौकरी दी है, उसके अलावा 82 लाख एमएसएमई के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ हमने नौकरियां दी है। तो नौकरी हर तरीके से 82 लाख हमने नई एमएसएमई स्टैब्लिश की है उत्तर प्रदेश में। नया नहीं आया, ये पुराना चल रहा है। आप देखिए अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीटर की राजनीति कर रहे हैं, आप जनता के बीच में जाना शुरू हुए हैं, तो जब जाएंगे तो देखेंगे लोगों के पास पक्के मकान भी है, शौचालय भी है, बिजली कनेक्शन भी है, ये बहुत बुनियादी सुविधाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर जो उत्तर प्रदेश में आया है वो जबरदस्त राम राज्य हुआ है। अब नहीं जा रही। ठीक है, चलिए अभिषेक जी जवाब देंगे पहले। ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर अभिषेक जी। साक्षी बहन प्लीज ना, आरटीआई के माध्यम से ये आंकड़े पूछे गए थे आपके सूचना और प्रसारण विभाग से। प्लीज कह तो रहा हूँ, प्लीज आप डाटा पढ़ के आया करें और जरूर चेक किया करें। उनके पास बिल्कुल आंकड़े नहीं, कहाँ कितनी नियुक्तियां हुई हैं, क्या हुई हैं, उन्होंने बोला हमें नहीं पता। प्रियंका गांधी जी ने भी कई बार पूछा है माननीय योगी। सुनिए साक्षी जी, मैं आरटीआई की बात कर रहा हूँ, ये सर्वविदित है, प्लीज सुने बहन। के साथ साथ प्रियंका गांधी जी ने भी इस पे कई बार सवाल उठाए। पहले मेरी बात तो सुन ले, आप बात ही नहीं सुनना चाहती। अभी आप रामराज की बात कर रहे थे, सही में रामराज आ गया है। अभी 2 दिन पहले उस रामराज की जो इंडियन एक्सप्रेस ने पोल खोली, श्याम लाल यादव की जो रिपोर्ट थी आरटीआई पे कि डीएम, मेयर, एसडीएम, मंत्री कितने कौड़ियों के दाम राम मंदिर के बगल में जमीन खरीदी। जो भी आरोपी होंगे वो सुन लीजिए साक्षी बहन, सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहती। आपको जोर जोर से बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। झूठ बोल ही नहीं, सुन लीजिए, झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप लोग कितने घोटालेबाज हो। अगर कोई आरोपी मिलता है सलाखों के पीछे जाता है, कोई भ्रष्टाचारी मिलता है तो इसको भेज रही है पीछे। एक आदमी का नाम बता दीजिए। मैं डीएम का नाम लेता हूँ, मैं डीएम का नाम लेता हूँ। इस समय वो पंचायती राज सचिव है, मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ। इतना झूठ मत बोलिए, लेकिन मैं बता रही हूँ जितने भी साक्षी बहन, आपको पता ही नहीं होगा क्या डीएम का नाम है। जांच करवाने में पीछे नहीं। अरे आप जांच करवा के लिपापोती करोगी जैसे अजय मिश्रा ट्रेनिंग पे करी। एसआईटी की रिपोर्ट में आया कि नहीं? एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आया? एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आया? 70 वर्षों में नहीं हुए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनकी जांच कराई जाएगी। नहीं बोल लेते, ये झूठ बोलती रहेंगी और हम सब सुनते रहेंगे, नहीं बोल रहे। डॉक्टर साहब, ये राम राज्य में जो भ्रष्टाचार करते हैं वही जांच भी करते हैं, ये राम राज्य। आयुष भाई, इस तरीके से डिबेट करने कोई फायदा ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके बोलने ही नहीं दिया जाएगा। नहीं बोलिए। जनता के सामने सच नहीं, ठीक है, चलिए साक्षी जी शांत है, आप अपनी बात रखें पहले। एक सेकंड, एक एक करके। अभिषेक जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। आपने देखा आरटीआई के माध्यम से ये आई कि डीएम के पिताजी के नाम पे जमीन खरीदी गई कौड़ियों के दाम, और उसको महंगे दाम पे बेचा जाने का प्रयास हो रहा है। मंत्री के नाम पे, विधायकों के नाम पे, इनके सारे उनके नाम पे, उसके ऊपर जांच बैठाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अरे साहब, कितने के ऊपर बुलडोजर चढ़ा रहे हो। अजय मिश्रा टेनी जी के ऊपर उनका बेटा अपराधी था, 6 दिन तक घर बैठा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि 302 के मुलजिम के साथ क्या, हर मुलजिम के साथ उत्तर प्रदेश में यही व्यवहार होता है। अभी भी उस अजय मिश्रा टेनी को माननीय प्रधानमंत्री जी बगल में बैठा के घूमते हैं, माननीय अमित शाह जी बगल में बैठा के घूमते हैं। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई है? जबकि बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी आ चुका है कि फायरिंग भी उन्हीं की बंदूक से हुई थी, और उसमें भी एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया है कि षड्यंत्र हत्या हुई थी। ये सरकार के पास चेहरा दिखाने के लिए कुछ नहीं, ये अपना चेहरा ढकाने के लिए अभी आप देखिएगा क्या क्या करेंगे। हमारी रैलियां बंद करेंगे, हमें रथ नहीं निकालने देंगे। ये कुछ
के भी हद तक जा सकते हैं। अभी ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब नहीं आएंगे। इन्हें पता है कि इनके पास मुद्दे नहीं है बताने को। अभी बहन से आपने पूछा था आयुष भाई डिबेट के शुरू में 5 काम गिना दीजिए। इन्होंने क्या कहा? कोरोना वैक्सीन। बताओ, जिसको डेवलप वैज्ञानिकों ने करा वो इनका क्रेडिट दे दें। नहीं ठीक है, उन्होंने कुछ बातें बताई। नहीं डॉक्टर अभिषेक राय जी, उन्होंने कुछ बातें बताई, लेकिन आखिर में वो हालांकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो बात कही, इसीलिए मैंने उसको क्लैरिफाई किया। ठीक है, अब एक सेकंड, अब अजय शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन दोनों ही पार्टियों से कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बेहतर दिखाना पड़ेगा, तब जनता कन्विंस होगी आपके साथ। 32 साल से ये हो नहीं पाया है, इस बार ऐसा क्या बदला है अजय जी? आयुष जी, बदला, सब कुछ बदल चुका है। आप आज ये बताइए, हमारी बहन कह रही थी कि प्रियंका जी को इनको क्या जरूरत है, उनका तो घर है यहाँ का। मोदी जी का कौन सा घर है यूपी में? शाह जी का कौन सा घर है यहाँ पर? और ये योगी जी तो अपने जाके योग करें, हम यहाँ कहाँ पड़े इन चक्करों में? कोई अधिकारी इनकी बात नहीं सुनता। अगर कोई चीजें निकालते, आप ये देखिए, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि जो अयोध्या में जमीनें ली गई हैं, रातों रात करोड़ों रुपए की जमीनें हो गई। कितना बड़ा जमीन का घोटाला। मगर आप चिंता मत करिए बहन, आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आते ही ये जितने घोटाले हैं आपके सब सामने आएंगे। अभी आप लोग सब पर्दा डाल रहे हैं, आप लोग के कार्य करने के तरीके अलग है। आपने जितने भी जो सिटी आप लोग बना रहे हैं कि हमारी सिटियां बहुत अच्छी बन रही है, पैसा खपाने के लिए पूरे प्रदेश को खोद के फेंक दिया है। आज आप कहीं पर जाइए, नाले खोदे हुए हैं, कोई प्लानिंग नहीं है आपकी। आपने नाले खोद दिए, तार खड़े हैं, बिजली के तार खड़े हैं। अरे क्या आपका तरीका है? आपका एजेंडा क्या है? आपका चलाने का तरीका क्या है? अगर शासन चलाना किसी को आता है तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है। और आप एक चीज और देखिए कि एक विदेश मंत्री आपके क्या कर रहे हैं, और कौन है विदेश मंत्री? आपके पास आदमी नहीं है। अजय जी, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना, 32 साल हो गए आपको, और ये बात हर चुनावों में आप कहते हैं। 17 में तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के भी लड़ लिए, लेकिन जनता ने फिर भी भरोसा नहीं किया आपके ऊपर। बहन, आपको कुछ नहीं पता इन सब चीजों का। बिल्कुल नहीं पता। आप बताएंगे कि कैसे कैसे घोटाले होते हैं, बताइए क्या जरूरत है? अरे आप योगी जी जाए, क्यों आप चक्कर लगा रहे हैं? पुलिस कैंप के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, हो सकता है मुझे नहीं जानकारी हो। आप चिंता मत करिए। राहुल जी ने कहा था कोरोना आ रहा है, तब आपने कोरोना नहीं माना। अब राहुल जी ने कह दिया कुछ नहीं, इलेक्शन होगा और आने वाला समय कांग्रेस का आप देख लीजिए। हम लोग अपनी विकास की बात कर रहे हैं। अब राहुल जी जो भविष्यवाणी कर दे उस हिसाब से सबको चलना पड़ेगा भाई। ये एक नई बात आज पता चली है कि राहुल जी को ही सारा ज्ञान है यहाँ पर। राजेश जी मुझे ये बताएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली का मॉडल लेकर के अगर उत्तर प्रदेश में जाएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता उससे कैसे कन्विंस होगी? उत्तर प्रदेश की अपनी अलग समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी अलग एक परिस्थितियां हैं, और जाति पाति की जो राजनीति होती है उसको आप कैसे तोड़ेंगे, ये भी बहुत कटु सत्य है। राजेश यादव जी, क्या उसके लिए तैयार है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखें, बिजली की समस्या बड़ी कॉमन सी समस्या है, पूरे देश की समस्या है। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में लूट मची हुई है, वो अपने आप में ऐतिहासिक ही कहा जाएगा। इतनी महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश में जनता को दी जा रही है, जबकि बगल में आपके दिल्ली में तुलना कर लें आप, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो दिल्ली ने अपने नागरिकों को दी है, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो ये महसूस करते हैं कि अगर ये पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आ जाए तो हमारे लोगों का भला होगा। शिक्षा की इतनी बेहतरीन व्यवस्था जो दिल्ली ने एक मॉडल दिया है, वो पूरा देश चाहता है कि हमें भी ये मॉडल मिलना चाहिए, और साथ साथ उत्तर प्रदेश भी चाहता है। ये जो हम लोग जो दिल्ली में कर रहे हैं, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, ये होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश से ये डिमांड आ रही है कि साहब हमको भी सस्ती बिजली चाहिए, हमारे भी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का हक है, उन्हें भी सस्ती शिक्षा। आप देखिए, शिक्षा के नाम पे लूट मची हुई है इस कोरोना काल में। मुझे मैं हृदय से बता रहा हूं, मुझे ये उम्मीद थी कि हमारा मुख्यमंत्री योगी है, योगी कहा भी जाता है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके हृदय में यह बात आवेगी, और कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को नहीं पूरा तो कम से कम आधे के लिए तो मना लेंगे। ये एक इशारा करते, प्राइवेट स्कूल्स आधी फीस कर लेते, लेकिन बिल्कुल नहीं, खुली छूट दे दी गई। पूरे कोरोना पीरियड में हमारा जो शहरी जो ग्रामीण जो इलाके के लोग थे, वो सारे लोगों को जमकर के लूटा इन विद्यालयों ने। अभी देखिए फिर कोरोना का ये एक नया चल रहा हुआ है,
स्कूलों की तरफ से आ गया था कि 2-2 महीने के एडवांस फीस ठीक जमा है, कर लेकिन दो। राजेश यादव जी, आप लेकिन फ्री ये- बिजली की बात करेंगे, आप फ्री शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो इससे जाति पाति की राजनीति कैसे टूट जाएगी? और इतना आसान होता तो सभी कर देते। ये सच्चाई देखिए, है उत्तर प्रदेश के अंदर। जात पात की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करके उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, जनता भुगत चुकी है, अच्छी तरह से जान रही है कि अब ये जातियों का बंडल और ये जाति वो जाति मिला करके जो ये जातियों की सरकार बन रही है, इससे भला नहीं होने वाला है। अच्छी तरह से जनता समझ रही है। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं कि लास्ट में जनता जाती उन्हीं मुद्दों पर है, लेकिन जनता जाना नहीं चाहती, जनता को पहुंचाया जाता है उन मुद्दों पे। आज हर जाति के लोग पेट्रोल एक दाम पे खरीद रहे हैं, किसी जाति विशेष के लिए कोई राजेश जी, यही तो फर्क होता है ना। आइडियल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन वो जो बना हुआ एक पैरामीटर है ना, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। और अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर की राजनीति कब की बदल गई होती। दिल्ली में भी होता नहीं है, होता नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना राजेश जी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अंतर है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है राजेश जी। कोई अंतर नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। आपने वहां पर काम किया इसलिए आपको जनता ने चुना, लेकिन वहां की परिस्थिति और उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में अंतर है राजेश जी, ये मैं आपको बता रहा हूं। साक्षी जी, जवाब दें। जी, इन्होंने एक चीज भूल गए, जो यमुना में पिकनिक स्पॉट बनाने की बात कही थी, उसे अंटार्कटिका बना दिया, उसका क्रेडिट आपने नहीं लिया। अभी आम आदमी पार्टी के राजेश जी ने उसका क्रेडिट नहीं लिया, तो उसका भी क्रेडिट लेते तो अच्छा होता। मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली और यहाँ की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। वहां की जनसंख्या जो है 2 करोड़ से भी कम है, यहाँ की 24 करोड़ जनसंख्या है। इसके अलावा वहां पे आपको स्टैब्लिश किया हुआ कैपिटल है देश का, तो वहां स्टैब्लिश की हुई चीजें मिली थी, बस आपको मेंटेन करना था या थोड़ा बहुत इंप्रूव करना था। यहाँ पे हमें हर चीज में स्टार्टिंग से कार्य करना पड़ रहा है। अगर मैं जनसंख्या के अनुपात में यहाँ का बजट ही बता दें मैडम, प्राइमरी स्कूल का 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का, तो ये बहुत बड़ा, हमारा सिर्फ 69,000 करोड़ का बजट है। अगर जनसंख्या नहीं ठीक है राजेश जी, लेकिन सवाल यही है ना कि जब सारी चीजें परिवर्तित होती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और ये एक चुनाव के तौर पे, क्योंकि चुनाव में अल्टीमेटली तो जीतना है ना, जीतेंगे नहीं तो जनता की सेवा कैसे करेंगे, जो बात आप लोग कहते हैं। और उस जीत के लिए जो आवश्यक है, उस जीत के लिए जो आवश्यक है, कम से कम उसको तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। वो काम करके जनता को आप देंगे, जनता फिर आपको दोबारा चुनेगी, लेकिन वहां पर आप पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए जरूरी है। और अगर आप उसको तोड़ देंगे तो फिर तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन वो कैसे टूटेगा यही तो सोचना है। और मैं बता दूं आपसे, चुनाव हर दल के लिए चुनौती होता है, लेकिन कुछ लोग जातिवाद पे उतर जाते हैं, अपने धर्म की राजनीति को नहीं छोड़ते हैं। चलिए, कुछ लोग नहीं राजेश जी, आप इसी लाइन पर रहिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या यही है ना कि पार्टियां कहती कुछ है और होता कुछ है। साक्षी जी, पहले कंप्लीट करें आप। जी, मैं दूसरी बात है, अभी जब ये अयोध्या से शायद जब अपनी यात्रा शुरुआत कर रहे थे केजरीवाल जी की पार्टी, उस समय भी शायद ये लोग ब्राह्मण सम्मेलन से शुरुआत कर रहे थे। तो ये कहना कुछ और करना कुछ और, ये आम आदमी पार्टी करती रही है दिल्ली में। किस तरीके से उन्होंने बिता रही है वो भी सब जनता जानती है। तो इसलिए ये सब चीजें देखिए, जनता उत्तर प्रदेश की बहुत जागरूक है, उन्हें मालूम है कि बहुत मुश्किल से उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी। चले, लेकिन साक्षी जी, क्योंकि आरोप यहाँ पर ये लगता है कि एक तो देखिए किसान आपसे नाराज हो गया, युवा को आपने रोजगार नहीं दिया इसलिए युवा आपके साथ नहीं है, महंगाई के मुद्दे पर आपसे मिडिल क्लास आपसे हैरान हो चुका है, और गरीब हो गया इसलिए वो आपको वोट नहीं देगा। ये समीकरण, ये कैलकुलेशन करके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टियां, वो ये कहती हैं आप सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। इन पैरामीटर्स को आप कैसे आंकेंगी और कैसे इस पैरामीटर्स पे जो लोग हैं उनको आप ये कन्विंस करेंगी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आपके हित का काम किया है, कि मंदिर बना दिया है, कॉरिडोर बना दिया है। सिर्फ मंदिर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर रोजगार की बात भी करी जाए तो हमने पहले के सारे आंकड़े तोड़ते हुए, जितना पिछले सपा कार्यकाल से ही कंपेयर करूंगी मैं, उससे डबल नौकरियां सरकारी दी हैं, और जो अलग जो नौकरियां दी हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हर क्षेत्र में हमने कार्य किया है और ये जनता जानती है। पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपने आंकड़े बता रही है कि भारतीय जनता जाने वाली है, लेकिन मैं बता दूं अभी नहीं, अगले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि जो हमने जिस तरीके से विकास कार्य किए हैं इन 5 सालों में, उतने कभी 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं हुए थे जितने हमने किए हैं इस 5 सालों में। तो हमें उसी पे विश्वास है, हम उसी के आधार पे जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकल रही है, हमारा जो मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, उसमें सबके प्रयास से सबका विश्वास भी हमें मिल रहा है। और आप भले ही सपा के प्रवक्ता भाई नहीं माने, लेकिन आप लोग मीडिया जो कवर कर रही है वो जानती है किस तरीके से जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, आपने मीडिया की बात की तो मैं तो ये भी कहूंगा कि अखिलेश जी की रैली में बहुत भीड़ आ रही है, लेकिन सवाल यही है ना कि भीड़ तो आ रही है, लेकिन जनता किसके पक्ष में जा रही है ये तो वोटिंग वाले दिन तक भी समझ में आएगा, बूथ पर जब पहुंचेंगे तब समझ में आएगा। डॉक्टर अभिषेक राय जी। आयुष जी, मुझे अपनी बहन की बात पे सुन के हंसी आ रही थी, कह रही थी वन मैन शो है।
कम से कम इन्होंने ये तो माना कि हमारी रथ यात्रा में। साक्षी बहन आप बोल रहे फिर मैं बोलूंगा। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, पहले आप बोल रहे। तो मुझे लेडीज फर्स्ट जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलेंगे, मैं बीच में बोलूंगी। अभी मैं बोल रहे हैं आप, फिर मैं बोलूंगा। जी मैं बता दूं, अखिलेश जी देखिए 5 साल में अभी निकल रहे हैं, तो जिस जिले में जा रहे हैं मेन अपोजिशन की पार्टी है, तो इतनी भीड़ तो आनी बनती है। हमारे यहाँ तो हर क्षेत्र में एक सांसद जुटा ले रहा है जितना इनके अखिलेश जी जुटा। ये अच्छा हुआ डॉक्टर अभिषेक राय जी। चलिए कम से कम साक्षी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं भीड़ आ रही है, भीड़ आ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये तो मान लिया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मानते। आप प्रवक्ता है उनकी, आपने मान लिया। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको, कम से कम आप सच बोलना जानती हैं। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं बहन कि हमारी विजय रथ यात्रा में सरकारी तंत्र का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। डीएम को 1600 बसों के लिए लिख के नहीं देना पड़ता, पीडब्ल्यूडी को 40 लाख अनुमुक्त करने के लिए नहीं देना पड़ता। हमारे यहाँ जनता की भीड़ है। और रही बात अभी आपने अपनी जन विश्वास यात्रा जो भी कह रही थी, कल आजमगढ़ में वही रैली निकल रही थी। कल हमारा किसान दिवस हम मना रहे थे चौधरी चरण सिंह जी के उस पे। मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इंडिया न्यूज से ये रिक्वेस्ट है, अपने कैमरामैन को, अपने मीडिया पर्सनल्स को आप वहां से पूछ ले, इसकी जानकारी ले ले आजमगढ़ में क्या हाल था। हमारी किसान जो दिवस हम मना रहे थे उसमें कितनी भीड़ थी, इनके विजय रथ यात्रा में कितनी भीड़ थी, सबको पता चल जाएगा। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी आप बड़ी 82 लाख रोजगार की बात कर रही थी एमएसएमई में। एमएसएमई अगर आपको शायद नहीं जानकारी हो, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। एमएसएमई और क्या कहते हैं जो योजना थी मध्यम को सुरक्षण देने की, उसमें 20 लाख करोड़ अकाउंट जो है एनपीए हो गए। 20 लाख करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगा, एनपीए है वो अकाउंट्स। तो ये प्लीज ना आप ये गलत डाटा मत दो, जनता को सब पता है। एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो था। तो ये आंकड़े आपके एकदम गलत है। आपने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, आप ये कहती हैं कि आपने 4.5 लाख दिए, समाजवादी पार्टी सरकार से ज्यादा दिए। लेकिन मैं आपसे ये सीधा सा आंकड़ा पूछता हूं कि 4.5 लाख का प्लीज डाटा दे दीजिए, हम बहुत कृतज्ञ होंगे। मैं कृतज्ञ होऊंगा। मैं इंडिया न्यूज पे बोल रहा हूं और मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं। प्लीज वो 4.5 लाख का आंकड़ा जरूर मुझे चाहिए। ठीक है साक्षी जी मेरी बात सुनिए, हम कई डिबेट्स में मिलते हैं, प्लीज जरूर इसको सर्च कर लीजिएगा। ये आंकड़ा आरटीआई के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे। ठीक है, हम उम्मीद ये करते हैं कि साक्षी जी अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो कम से कम वो डाटा लेकर जरूर आएंगे, वो आपको डाटा देंगे, डाटा देंगे। प्रियंका जी को इसका जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आप वो ट्वीट मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात अब मैं दूसरा, अभी आपके एक आंकड़े में भी साक्षी बहन प्लीज, मैंने बोला ना लेडीज फर्स्ट जरूर बोला। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी की बात कंप्लीट हो जाए। साक्षी जी मैं आता हूँ, अभी 2 मेहमान और है मेरे पास। अभिषेक जी, साक्षी जी प्लीज मेरी बात सुन ले, कंप्लीट हो जाने दे। महंगाई पे आपकी सरकार का क्या स्टैंड है? जो स्मृति ईरानी जी प्याज की माला पहनकर सिलेंडर लेके घूमती थी, क्या आज वो केंद्रीय मंत्रालय के एसी और पावर को एंजॉय कर रही है, लाल बत्ती को? आज महंगाई पे वो बात नहीं करती। राजनाथ सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो कहां गायब हो गए? क्या उनको अब महंगाई डायन नहीं लगती? अब क्या बुआ बन गई है भारतीय जनता पार्टी की? बेरोजगारी पे आप लोग बात नहीं करते। हम लैपटॉप बांटते थे, आप लाठियां बांटते हो, आप लाठियों से पिटवाते हो अभ्यर्थियों को। 59,000 शिक्षक भर्ती का जो हुआ, क्या किया आपने उनके साथ? हर मंच पे हर जगह वो आपका विरोध करते हैं, लेकिन आपने उनकी कभी बात नहीं सुनी। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता का ये दोष है कि 64 सांसद आज की डेट में हैं और 325 विधायक उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिए? ये उत्तर प्रदेश की जनता का दोष है। आज खाद के दाम दुगने कर दिए, डीएपी नहीं मिलती। साहब आप कहां कहां जवाब दोगी? साक्षी बहन समझ लो, जो जन विश्वास यात्रा वो जन आक्रोश यात्रा ना बन जाए। आपके विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, सांसदों को दौड़ा दौड़ा पीटा गया। सारी मीडिया चैनलों ने देखा है, सारी मीडिया चैनलों ने। किसी सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश किसी ने देखा है? नहीं देखा। आजाद भारत के इतिहास में मुझे बता दो आप ऐसी किसी सरकार के साथ। चलिए, लेकिन वो आक्रोश बूथ तक जाते जाते वोट में तब्दील होगा, तब हम लोग ये समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है, इनके खिलाफ वो आक्रोश था। इसीलिए तो इंतजार चुनावों का होता है ना। अजय शुक्ला जी, प्रियंका जी ने नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं,
लेकिन संगठन के अंदर कितनी लड़कियों को उन्होंने सम्मिलित किया या आपके पार्टी संगठन के अंदर कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, इसको लेकर के मंत्री स्वाति सिंह ने आज भी सवाल खड़े किए हैं। कैसे आप लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे को साक्षात करेंगे और कैसे महिलाओं को जोड़ पाएंगे आप जब आपके संगठन के अंदर महिलाओं की कमी नजर आ रही हो? अजय जी जवाब दें इसका। ये भविष्य की बातें आप कह रहे हैं, आने वाला समय जो हम कहते हैं वो करते हैं। मैं एक बात आपसे एक बात थोड़ी कहना चाहूँ, साक्षी बहन ने जिस तरीके से कि आप पार्टी को बना बनाया कुछ मिला था, तो ये कहना चाहती कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया तभी आप पार्टी वहां पर काम बढ़िया कर रही है। दूसरी बात है, आपकी बात का जवाब भी दूंगा, आप ये जन विश्वास रैली क्यों निकाल रहे हैं? क्या जरूरत है आपको? विश्वास मजबूत करने की जरूरत है दोबारा। अरे आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता हमें दिखा रही हो तो और मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी जी जनता समझ रही है, जनता जानती है। साक्षी जी आप जो बात कर रहे हैं, एसएमई की बात कर रहे हैं, 82 लाख, मैं चैलेंज देता हूं आपको, 82 लाख का आप आंकड़ा दे दे, ये सब झूठ है। कांग्रेस के जमाने में 24% ब्याज होता था, तब भी फैक्ट्रियां चलती थी। आज एसएमई की हालत पूछ रही हैं? आज जाके तो देखे कि जिलों में, आज कानपुर देख लीजिए, आप आगरा देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, सब जगह एसएमई खत्म हो चुका है। आप एसएमई 82 लाख और कौन सी आपने फैक्ट्री लगा दी? आप मुझे ये बताइए एसएमई की बात। और आप मंडी की बात, मंडी की समिति क्यों लगा दी आपने? राहुल जी ने मना करा था कि मंडी मत समाप्त करिए, क्यों आप चालू कर दी? आज आपने देखा कि किसानों का उन्होंने अहित करा, किसान घर चले गए और किसान इनको दूधी हुई गाय लगती है, इसीलिए इन्होंने मंडी चालू करी। आज विरोध हो रहा है, आज आपका विरोध, ये जितना व्यापारी वर्ग है आपसे अलग हो चुका है। उसे पता है कि बीजेपी को हम लाए थे, कुछ हमें फायदा होगा, उनका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। और जो प्रियंका जी ने जो वायदा किया है, राहुल गांधी ने जो वायदा किया है, कभी वायदे से हटे नहीं है। भाई जी आने वाला समय देखिए, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, वो इसीलिए बताया कि सेंगर जैसे लोग उन्नाव में जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया, जैसे शाजापुर में हंगामा किया। अजय जी मैं तो उम्मीद ये करूंगा कि भाई जनता कम से कम जनता कनेक्ट हो जाए आपके साथ, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं जनता कम से कम उससे कनेक्ट हो। राजेश जी संगठन बहुत जरूरी है, राजेश जी संगठन बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी संगठनात्मक तौर पर इतने बड़े सूबे के लिए तैयार है क्या इस 2022 विधानसभा चुनाव के लिए? जी बिल्कुल, हम लंबे समय से उत्तर प्रदेश के संगठन पे काम कर रहे हैं और हम संगठनात्मक स्तर पर काफी मजबूत स्थिति में हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी तमाम तिरंगा यात्राएं आपने देखा है, चाहे वो अयोध्या की रही हो, चाहे वो लखनऊ की रही हो, चाहे वो मथुरा की रही हो, तमाम जगह पे हम लोगों ने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, प्रबल विरोध अगर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में योगी जी के भ्रष्टाचार का, योगी जी के अत्याचार का, योगी जी के शासन में दुराचार का, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही हुआ। उसके पहले किसी की आवाज हमने सुना नहीं था। इसके पहले कभी कोई मजबूत आवाज बन करके, चाहे वो घोटाला रहा हो, अयोध्या का, जमीनों का, या कोई भी मुद्दा रहा हो, बड़ी मजबूती से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को रखा और उसके परिणाम स्वरूप योगी जी ने अपने आचरण के अनुरूप तमाम तरह के मुकदमे, देशद्रोह तक के मुकदमे, ये तो कोई बिल्कुल खुली बात है, कहीं कोई इसमें झूठ नहीं है हमें बोलना है, देशद्रोह तक के मुकदमे लाद दिए गए हमारे नेताओं पर। तो ये एक संगठन की ताकत थी कि हम पूरी ताकत से एक ऐसी सरकार का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं जिसे आप अभी नई पार्टी कह रहे हैं, जिसे आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जातियों का बंडल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हमने बड़ी मजबूती से अपने आप को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। बिल्कुल नहीं राजेश जी, मैं एक पत्रकार होने के नाते जो ग्राउंड पर जो चीजें चल रही हैं उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी आपकी पार्टी को यह निर्णय लेना है कि आप लोग किस तरह से चुनाव में जाते हैं और कैसे लड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये तमाम प्रवक्ताओं के मुंह से आपने सुना है, लेकिन प्रदेश की जनता को यह तय करना है कि आखिर वो अपने हित के लिए, अपने भले के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को चुनती है। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना।